हेलो, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज नए टॉपिक के साथ, जिसका कि नाम है हड़प्पन कल्चर, हम इस वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देर किए हुए शुरू करते हैं। हड़प्पन कल्चर। हड़प्पन कल्चर से आप क्या समझते हैं? हड़प्पन कल्चर यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहला सवाल टॉपिक के शुरू होते ही हम अपने आप से एक करते हैं, और आप भी ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, खुद से सवाल कीजिए। सवाल आता है कि हड़प्पन कल्चर ही क्यों? भाई, हड़प्पा सिटी बड़ी थी, हम मानते हैं। मोहनजोदारो भी तो था, कहीं कहीं हम मोहनजोदारो भी देखते हैं। तो हड़प्पन कल्चर ही इसका नाम क्यों रखा गया? हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन, देखिए, हिस्ट्री में जब एक्सकेवेशंस होते हैं या कुछ भी चीज़ हमें मिलती है, तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे जो जगह हमें मिलती है, उसी के बेस पर, उसी के नाम पर हम उस पूरी सभ्यता का या उस पूरी सिविलाइजेशन का नाम रख देते हैं। तो फर्स्ट जो फाउंड सिटी थी वो थी हड़प्पा सिटी। इसी के नाम पर हमने रख दिया इस सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन। ब्रॉन्ज एज अर्बनाइजेशन। इस सिविलाइजेशन में एक नया पदार्थ कह लें या मेटल कह लें, कुछ भी एग्जिस्टेंस में आया, जिसका कि नाम था ब्रॉन्ज। इसीलिए इसका नाम रखा गया ब्रॉन्ज एज अर्बनाइजेशन इन द इंडस वैली। इसीलिए इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, या ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं। इन 1953, एलेक्जेंडर कनिंघम, द ब्रिटिश इंजीनियर who became a great excavator and explorer। 1853 की बात है। एलेक्जेंडर कनिंघम एक ब्रिटिश इंजीनियर था, जो कि आगे चलकर बना ग्रेट एक्सकेवेटर। एक्सकेवेटर कौन होता है? जो खुदाई करता है। ठीक है बेटा, एक्सकेवेटर होता है जो खुदाई करता है। एंड एक्सप्लोरर यानी कि एक्सप्लोर करना, यानी कि अलग अलग जगह घूमना और जगहों को एक्सप्लोर करना, देखना कि पहले यहाँ क्या था, अब क्या है, और घूमना फिरना। नोटिस द हड़प्पन सील। उसने एक हड़प्पन सील नोटिस की। देखिए, कहा जाता है कि अंग्रेज उस समय में रेल की पटरी बिछा बिछा रहे थे। ठीक है, रेल की पटरी बिछाते बिछाते वो एक जगह से टकराए। वहाँ बहुत सारी पुरानी ईंटें थीं। उन्होंने क्या किया, उन ईंटों को वहाँ से खोदा, उन ईंटों को वहाँ से उखाड़ा और दूसरी जगह जाकर लगा दिया। इसी को जब और ज़्यादा एक्सप्लोर किया गया, तो पाया गया कि यहाँ एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। जब यहाँ पॉट वगैरह पाए गए, तो ये संकेत हुआ कि यहाँ बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। यही आगे चलकर हड़प्पन सिविलाइजेशन कहलाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन 1921, द पोटेंशियलिटी ऑफ द साइट ऑफ हड़प्पा was appreciated when an Indian archaeologist Dayaram Sahni started excavating it. At the same time, R.D. Banerjee 1921 में दयाराम साहनी, जो कि एक इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने यहाँ एक्सकेवेशंस किए। इसी समय R.D. बनर्जी एक हिस्टोरियन थे, इन्होंने भी यहाँ पे एक्सकेवेशंस किए। द साइट ऑफ मोहनजोदारो। R.D. बनर्जी ने मोहनजोदारो नाम की साइट खोज निकाली, जो कि टू बिग सिटीज़, ये दोनों हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, टू बिग सिटीज़ ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन मानी जाती हैं, जो कि कहाँ है स्थित? इस समय पाकिस्तान में स्थित है। बोथ डिस्कवर्ड पोट्री एंड अदर एंटिक्विटीज। दोनों को उन जगहों पर एक्सकेवेशंस किए, जब उन्होंने खुदाई की, तो क्या मिला? पोट्री मिली और अदर एंटिक्विटीज मिली। इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं? जब कहीं पे भी पॉट आपको मिलते हैं, तो आप क्या कह सकते हैं? यहाँ पहले एक बहुत बढ़िया घर होगा। ठीक है, ऐसे ही उन्हें जब पॉट मिला और कुछ एंटिक्विटीज मिली, ये किस चीज़ के इंडिकेटिव थे? एक डेवलप्ड सिविलाइजेशन के। अब समझा जाने लगा कि वहाँ पर पहले एक डेवलप्ड सिविलाइजेशन होगी। बहुत सारे एक्सकेवेशंस फिर किए गए। 1924 आते आते फॉर्मल अनाउंसमेंट कर दिया गया। अ न्यू सिविलाइजेशन वाज डन बाय जॉन मार्शल।
In 1924, formal announcement of a new civilization was done by जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने, जो कि उस समय के डायरेक्टर हैं आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के, उन्होंने क्या कहा कि एक नई सिविलाइजेशन मिल चुकी है। IVC is considered as one of the oldest। इंडस वैली सिविलाइजेशन मानी गई वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशंस इन हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। मोर देन 1400 सेटलमेंट्स, 1400 सेटलमेंट से ज़्यादा वहाँ पर मिले। आप सोच सकते हैं कि उस समय की ये सिविलाइजेशन इंडिया की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड मानी जाती थी। तब और भी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस थी, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चाइनीज सिविलाइजेशन, ठीक है। उनमें सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन इसको माना जाता था। चलिए आगे चलते हैं। Have been discovered but excavation has occurred in only few of them। 1400 sites, 1400 साइट्स मिली। 1400 में से बस कुछ ही साइट्स पर खुदाई हुई, कुछ ही साइट्स पर एक्सकेवेशन हुए और ये पाया गया कि पॉट्स वगैरह मिले और बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिले और ऐसी ऐसी चीज़ें मिली। एक मूर्ति मिली, एक राजा टाइप जो इंसान था, दाढ़ी थी, उसकी मूर्ति मिली। एक डांसिंग वुमेन की मूर्ति मिली। बहुत सी चीज़ें मिली, हम आगे डिस्कस करेंगे आपके साथ। इंडस वैली सिविलाइजेशन IVC कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फेजेज। हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से इंडस वैली सिविलाइजेशन को 3 फेजेज में डिवाइड किया। अर्ली फेज 3300 BC से लेकर 2600 BC तक इसका टाइम पीरियड माना जाता है, जो कि गांव में बसी हुई सभ्यता मानी गई, रूरल सभ्यता थी। अब अभी तक ये शहर तक नहीं आ पाई थी। मैच्योर हड़प्पन फेज, अब क्या हुआ, 2600 BC से लेकर 1900 BC तक ये फेज अर्बन माना गया। यहाँ पर शहरों की ज़्यादा चलती थी। जो 2 इंपॉर्टेंट शहर थे, एक हड़प्पा था, दूसरा मोहेंजोदारो था। ये 2 बड़े बड़े शहर थे, इन दोनों शहरों की मानी जाने लगी। द लास्ट फेज इज लेट हड़प्पन फेज, 1900 BC से 1300 BC तक जो रहा, जो कि रूरल, फिर से गांव में आ चुके थे लोग, क्योंकि डिक्लाइन हो चुका था इंडस वैली सिविलाइजेशन का और जो बड़े शहर थे उनका पतन हो चुका था। आगे हम पढ़ेंगे कि डिक्लाइन कैसे हुआ। बहुत सारी थ्योरीज फेमस हुई, पर उनमें से 2 थ्योरी हैं वो ज़्यादा फेमस हुई। अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। द सिविलाइजेशन एंटर्ड एक सेकेंड, ये क्यों हो रहा। द सिविलाइजेशन सेंटर्ड अराउंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, यानी कि इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है उस पर सिविलाइजेशन क्या हुई थी, सेंटर्ड थी। ये ठीक से पेन चल जा। जो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, आप इस फ्रंटियर को कह लें, यहाँ क्या थी, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या थी, सेंटर्ड थी। एंड साइट्स हैव बीन फाउंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल एज इन पाक एंड अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इसकी साइट्स ज़्यादातर पाई गई। देखिए मैं आपको दिखा दूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ सेंटर्ड थी। आप यहाँ देख सकते हैं, ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन। किस जगह सेंटर्ड है आप देख सकते हैं। ये इंडिया का कौन सा फेज है, ये है इंडिया और ये है पाकिस्तान। एक सेकेंड, ये आप देख सकते हैं यहाँ पेन चलने के लिए। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये वाला जो एरिया है ये पूरा है इंडिया का एरिया और ये वाला पूरा एरिया ये है पाकिस्तान का एरिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको दिखाई देगा कि ये सिविलाइजेशन इंडिया में कहाँ तक फैली हुई है। ये लेटर फेज की बात यहाँ पर की जा रही है। लेटर फेज में ये कितना बचा हुआ था वो आपको दिखाई दे रहा है। ये साइट है मोहेंजोदारो। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या मिला है। ये हो गई सील, हो गई एक, ये प्रोटोसिवा सील है, पशुपति शिव जी की सील है, ये एक लेडी की सील है और ये हो गई एक
मूर्ति मिली थी जो एक बियर्डेड मैन है। ये हो गई पॉटरी, तब के पॉट्स कैसे हुआ करते थे। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का अर्ली फेज है, 3300 बीसी से लेकर 2600 बीसी तक जो चला था। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बड़ी साइट्स हैं, जैसे कि ये रही हड़प्पा साइट, और आप देख सकते हैं ये रहा सुरकोटाडा, और भी साइट्स इसमें विजुअल नहीं है। कोट डीजी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट है। कोट डीजी कल्चर अलग से यहाँ कहा गया है, हम आगे वीडियो में इसकी भी बात करेंगे आपसे। ये रहा मेहरगढ़। मेहरगढ़ हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि यहाँ पहली बार खेती के अवशेष मिलते हैं या पहली बार खेती की गई थी। चलिए आगे चलते हैं, ये हमने आपको बता ही दिया है, ये सब हम आपको बता ही चुके हैं। हम वापस से अपने नोट्स पर आते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एरिया में साइट मिली, हमने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। अर्बन फीचर्स, इस साइट के अर्बन फीचर्स क्या थे। मोस्ट ऑफ द सिटीज वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द प्लेटफॉर्म, सिटाडेल एंड लोअर टाउन। प्लेटफॉर्म, सिटाडेल। सिटाडेल यानी कि क्या हो गया, एक तरह से आप ऊंचा वाला टाउन मान लीजिए। प्लेटफॉर्म ये हो गया, सिटाडेल ऊपर की ओर टाउन। सिटाडेल एक तरह से राजा के रहने की जगह, या कोई भी ऐसे राजा के कुछ एविडेंस तो नहीं मिले कि राजा होता होगा, पर जो इलाइट ग्रुप होगा उसके रहने की जगह मान लीजिए आप सिटाडेल। और एक हो गया लोअर टाउन। पर एक और ऐसी साइट थी धोलावीरा, जहां पर तीन टीयर स्ट्रक्चर मिला। एक अपर टाउन, एक हो गया अपर टाउन, एक हो गया लोअर मिडिल टाउन, सॉरी, एक हो गया मिडिल टाउन, एक हो गया लोअर टाउन। धोलावीरा एक इकलौती साइट है जहां पर 3 टियर्स स्ट्रक्चर देखने को मिला। द म्यूनिसिपल गवर्नमेंट लिस्ट हाई प्रायोरिटी ऑफ हाइजीन। आप किस तरीके से बता सकते हैं कि कहीं की म्यूनिसिपैलिटी ने हाइजीन बहुत ज़्यादा रखी हुई है। उस शहर की नालियों को देखकर, उस शहर का सैनिटेशन सिस्टम देखकर, किस तरीके से पानी निकलने की व्यवस्था की जा रही है। नाला एक बड़ा सा होना चाहिए, उससे छोटी छोटी नालियाँ कनेक्ट होनी चाहिए, और ये सब बड़ी बात ये है, ये सब नालियाँ कैसी होनी चाहिए, ढकी होनी चाहिए। आप तभी तो बता सकते हैं किसी शहर का या किसी म्यूनिसिपैलिटी का बहुत अच्छा सैनिटेशन सिस्टम है और हाइजीन है। यही तब देखा गया। एग्जाम्पल के साथ यहाँ बताया जा रहा है, मैनी सिटीज इंक्लूडिंग हड़प्पा एंड मोहनजोदारो डेमोन्स्ट्रेटेड वर्ल्ड्स फर्स्ट नोन अर्बन सैनिटेशन सिस्टम। इंडिविजुअल होम्स ड्रू वाटर फ्रॉम वेल्स। यहाँ पर बताया जा रहा है वर्ल्ड्स फर्स्ट नोन सैनिटेशन सिस्टम। दुनिया में पहली बार जो सैनिटेशन सिस्टम था वो इंडिया का ही बताया जाता है, जहाँ ढकी हुई नालियाँ थी। वाइल वेस्ट वाटर वॉज डायरेक्टेड टू कवर्ड ड्रेन्स, ढकी हुई नालियाँ, कवर्ड ड्रेन्स ऑन द मेन स्ट्रीट। इवन द स्मॉलेस्ट हाउसेज, छोटे से छोटा जो घर है वो सैनिटेशन सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। आगे चलते हैं। मैनी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैव बीन फाउंड। बहुत सारे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स हमें मिले हैं, जैसे कि पब्लिक बाथ, पर हमें ये नहीं पता, इसके कोई अभी तक एविडेंसेस नहीं मिले हैं कि उनमें पब्लिक बाथ में आखिर होता क्या था। पब्लिक बाथ वो किस तरीके से इस्तेमाल किए जाते थे, जैसे आज स्विमिंग पूल की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं जो हम लोग जाते हैं फन सिटी वगैरह, ऐसे ही क्या उस समय भी कुछ ये थीम पार्क्स हुआ करते थे, या यहाँ इलाइट ग्रुप नहाता था। इलाइट ग्रुप यानी कि इलाइट ग्रुप कौन होता है, बड़े बड़े पैसे वाले जो होते हैं, जिनके पास कोई बड़े बड़े पोस्ट होते हैं, उनको इलाइट ग्रुप कहते हैं। ये लोग नहाते थे, या क्या किस लिए थे ये हमें नहीं पता। ग्रेनरीज यानी कि जहाँ ग्रेन्स स्टोर किए जाते थे, पूरे शहर के जो ग्रेन्स होते थे वो यहाँ स्टोर किए जाते थे। वेयर हाउसेज, सिटी वॉज डेवलप्ड इन अ प्लैंड मैनर विद रोड्स कटिंग एट राइट एंगल्स। रोड्स कैसे थे, जो राइट एंगल में काट रहे थे। ये चला गया सीधा रोड, एक और रोड ये बना दो, ये राइट एंगल पर रोड काट रहा है। ये हो गया चौराहा, यहाँ पुलिस वाले को खड़ा कर देंगे हम। यहाँ से जा रहे हैं सीधे सीधे वाहन, पुलिस वाला बता रहा है कि रुक जाओ, सामने से वाहन आ रहा है, तो फिर सामने से वाहन आता है, रुक जाते हैं। पीपल वर सीरियस अबाउट प्राइवेसी।
अब आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो प्राइवेसी के लिए सीरियस थे? प्राइवेसी का मतलब क्या होता है भाई? घर के आगे इस समय क्या होता है, घर के आगे गेट लगा होता है, गेट के ऊपर शीशा लगा होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें आप प्राइवेसी के लिए कर सकते हैं। ठीक है, उस समय हम कैसे कह सकते हैं उस समय प्राइवेसी के लिए लोग क्या थे, सीरियस थे? एग्जाम्पल था, डोर्स एंड विंडोज ऑफ द हाउसेज डिड नॉट ओपन टू द मेन रोड्स। ये मेन रोड हो गया, ठीक है, ये हो गया मेन रोड। अब आप मान लीजिए यहाँ एक बना है घर, यहाँ एक बना है घर, घर का जो डोर था वो इस मेन रोड पर नहीं खुला हुआ था, घर का एक डोर था, यहाँ पर आप एक गली मान लीजिए, ये गली है, यहाँ पर घर का मेन रोड, वो मेन डोर ओपन होता था। कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा प्लान्ड मैनर में उस समय घर बनते थे। उस टाइम प्राइवेसी को लेकर लोग ज़्यादा जागरूक थे, या आप इससे ये भी कह सकते हैं कि लोग एक रूल्स के साथ रहते थे कि गेट इस साइड ही होंगे, मेन रोड पर गेट ना खुले, ऐसा आप समझ सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज, हम देखते हैं कि इकोनॉमी उस समय कैसे लोग कमाया करते थे, इकोनॉमी क्या हुआ करती थी। चलिए, इकोनॉमी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, एग्रीकल्चर वाज द, एग्रीकल्चर ये मान लीजिए आप सबसे बड़ा इकोनॉमी का हिस्सा तब भी था इंडिया का और आज भी है, वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। इस एक्टिविटी से आज भी बहुत सारे घर चल रहे हैं इंडिया में, और उस समय भी थे। और इंडिया को तो कृषि प्रधान देश कहा ही जाता है, इंडिया को क्या कहा जाता है, कृषि प्रधान देश, कृषि प्रधान देश उस समय भी इस समय भी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप्स वर व्हीट, बार्ले, कॉटन, रागी, पीज। ये सब आप जानते ही होंगे क्या क्या होता है, ये सब अब भी आप खाते हो कि नहीं खाते हो। ट्रेडिंग वॉज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी, इसको थोड़ा नीचे कर दूं, ट्रेडिंग भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी मानी जाती थी। पीपल ट्रेडेड विद कॉन्टेम्प्रेरी सिविलाइजेशन सच एज मेसोपोटामिया हो गई, इजिप्ट हो गई, चाइना हो गई, चाइनीज सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन ईटीसी, यानी कि एटसेट्रा। स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स वर यूज्ड, स्टैंडर्ड वेट्स यूज किया करते थे जिससे तोल के लोग आपस में सामान एक दूसरे को दिया करते थे। ऐसा भी कहा जाता है उस समय बार्टर सिस्टम था, बार्टर सिस्टम यानी कि उस समय क्या होता था कि तुम मुझे गेहूं दो, मैं तुम्हें चावल दूंगा। पर सील्स किस काम की थी, सील्स क्या काम करती थी, सील्स को एक तरह से एक सिविलाइजेशन से जब दूसरी सिविलाइजेशन में जाया जाता था, एक तरह से पास के रूप में भी यूज़ कर सकते थे कि मैं भाई इस सिविलाइजेशन से आया हूँ। जैसे अभी आप कॉलेज में होंगे या स्कूल में होंगे तो आप गेट पास, सॉरी कॉलेज आईडी आपको दी जाती है, जिससे आपको क्या होता है, एंट्री मिलती है। उस समय सील्स ऐसे यूज़ किया जा सकती होंगी। द कंसिस्टेंसी ऑफ ब्रिक साइज अक्रॉस सिटी सजेस्ट यूनिटी, ब्रिक साइज जो थी सबके पास, सबके घरों में एक ही साइज की ईंट लगा करती थी, तो इससे क्या होता था, इससे आप यूनिटी को नाप सकते हैं, यूनिटी को देख सकते हैं कि किस हिसाब की यूनिटी रही होगी। यूनिटी का मतलब ये नहीं था कोई छोटा हो या बड़ा है तो मैं बड़ी ईंट लगाऊं या अच्छी वाली ईंट लगाऊं अपने घर में, ईंट साइज एक ही तरह की थी। हड़प्पन्स आर नोन, हड़प्पन्स आर नोन फॉर सील कार्विंग्स, it included cutting of patterns into the bottom face of a seal which may have been used for stamping of goods। सील्स को किस तरीके से यूज़ कर सकते थे, सील्स की मैंने आपसे बात की थी, सील्स दिखाई हुई थी, एक पशुपति शिव जी की सील मैंने आपको दिखाई थी, साथ ही एक जो बड़ा हॉर्न वाला जानवर था, एक ऐसा जानवर था इसके एक बहुत बड़ा हॉर्न निकला हुआ था, वो सील दिखाई थी, शिव जी की सील दिखाई थी। ठीक है, आपको ये सील्स आपने देखी हैं अभी। ठीक है, इन सील्स का क्या यूज होता था, या तो एज अ पास यूज कर सकते थे, मैंने आपको भी बताया था, या फिर जो गुड्स होते थे उन पर एक स्टैंप की तरह यूज कर सकते थे। सील्स क्या थी, एक सिविलाइजेशन की, आप ऐसे कह सकते हैं सिविलाइजेशन की क्या थी, पहचान थी, पहचान थी, यानी कि एक सिविलाइजेशन की आइडेंटिटी थी। सील्स को किस तरीके से डेकोरेट किया जाता था, सील्स डेकोरेटेड विद एनिमल फिगर्स सच एज
टाइगर्स होते थे सील पे, एलिफेंट्स, बफेलोज एंड हैव बीन डिस्कवर्ड इन मेनी साइट्स। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज कंसिडर्ड ब्रॉन्ज एज सोसाइटी एज पीपल हैव डिस्कवर्ड टेक्निक्स इन मेटलर्जी। पीपल ने, वहाँ के जब लोगों ने मेटलर्जी सीख ली थी। मेटलर्जी क्या होती है, कैसे मेटल्स को यूज़ कर सकते हैं हम, कैसे मेटल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो सब लोगों ने सीख लिया था। एंड द साइंस ऑफ वर्किंग विद कॉपर, ब्रॉन्ज, लीड, टिन वॉज नोन, आयरन वॉज नॉट नोन। उस समय आयरन को हम लोग नहीं जानते थे, आयरन का यूज़ नहीं किया करते थे। आयरन बहुत बाद में आया। माना जाता है कि 1000 BC के करीब आयरन का यूज़ देखा गया है। इंडिया में आयरन 1000 BC के करीब पाया गया, जो कि एक साइट है इंडिया की। इंडिया में एटा डिस्ट्रिक्ट है। एटा डिस्ट्रिक्ट इंडिया में एक डिस्ट्रिक्ट है, एटा डिस्ट्रिक्ट। इससे कासगंज की तरफ आते हैं, कासगंज की तरफ आते हैं, सॉरी कहाँ चला गया, इससे कासगंज की तरफ आते हैं तो एक साइट पड़ती है जिसका कि नाम है अतरंजी खेड़ा। आप जाकर अभी सर्च कर सकते हैं, अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा। इस साइट पर आयरन के प्रमाण मिले हैं जो कि 1000 BC के हैं। ठीक है, आप जाकर अभी सर्च करें। और मैं आपको बताऊं, मैं भी इसी जगह का रहने वाला हूं। जो ये जगह मैंने आपको बताई, कासगंज, कासगंज का रहने वाला हूं। तो मैंने खुद ये साइट देख रखी है। अगर आप कहेंगे तो उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। दे ऑल्सो engaged इन स्मॉल वर्किंग विच वॉज यूज्ड इन आर्ट एंड क्राफ्ट। आयरन तक हो चुका था। दे ऑल्सो engaged इन स्मॉल वर्किंग विच वॉज यूज्ड इन आर्ट एंड क्राफ्ट। ये क्या करते थे, छोटे मोटे काम भी करते थे। आर्ट क्राफ्ट का इन लोगों को मतलब नॉलेज थी, उस समय बना लेते थे। ये हमें पता चला कि तब के जो पॉट्स थे, पोट्री थी, उस पर आर्ट एंड क्राफ्ट हमें दिखाई पड़ता है। और साथ ही दीवारों पर भी बहुत कुछ दिखाई देता है। मैनी गुड्स वर ट्रेडेड सच एज लेड एंड कॉपर फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, प्रेशियस स्टोन्स विद ओमान, मेसोपोटामिया, जेड फ्रॉम चाइना। ये इन सब का क्या किया जाता था, ट्रेड की जाती थी इन सब के साथ। इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स ये चीज़ें लाई जाती थी, ज़रूरत पड़ती थी तो अदर सिविलाइजेशंस, मेसोपोटामिया, चाइना, यहाँ से भी ले आया करते थे। गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर मेटल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से गोल्ड और सिल्वर लाया जाता था। सोसाइटी एंड रिलीजन, इंडस वैली के जो लोग थे उनकी सोसाइटी किस तरीके की थी और उनका रिलीजन क्या था। देखिए, इवन दो हड़प्पन स्क्रिप्ट हैज़ नॉट बीन डेसिफर्ड, हमने अब तक हड़प्पन स्क्रिप्ट को डेसिफर नहीं कर पाया था, हम पढ़ नहीं पाए थे। एंड हैंस सोशल सेटअप एंड रिलीजन रिमेन अ टॉपिक ऑफ स्पेकुलेशन। हम क्या कर सकते हैं, एक तरीके से गैस कर सकते हैं, स्पेकुलेशंस लगा सकते हैं, गैस कर सकते हैं, अटखेलियाँ लगाई जा सकती हैं। और क्या कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ मोटिव्स फाउंड ऑन सील डज टेल अस अबाउट देयर रिलीजियस बिलीफ्स। जो सील मिली थी उन पर शिव जी की सील मिली थी हमें, उन पर शिव जी की फोटो थी सील पर। उस सील को देखकर हम क्या कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन यानी कि क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपस में व्याख्या कर सकते हैं उसकी, कि किस तरीके से उस समय भगवान की पूजा की जाती थी, किन भगवानों को माना जाता था, उनके रिलीजियस बिलीफ के बारे में हम पता लगा सकते हैं। वर्शिप ऑफ फर्टिलिटी गॉडेस की पूजा की जाती थी। साथ ही ये भी एक सील थी, साथ ही प्रोटोशिवा सील मैंने थोड़ा देर पहले आपको दिखाई थी वीडियो में, किस तरीके की होती है। प्रोटोशिवा सील की भी पूजा की जाती थी। इवन दो देयर वॉज इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी, दिस इनइक्वालिटी वॉज नॉट वेरी ह्यूज। थोड़ी बहुत तो इनइक्वालिटी देखिए हर जगह होती है, पर इतनी बड़ी भी इनइक्वालिटी नहीं थी कि कह सकें कि भाई बहुत ज़्यादा अभी जैसे है कि दलित्स को अलग रखा जाता है, अपर कास्ट को अलग, ये उस समय नहीं था। देयर आर टू थ्योरीज रिगार्डिंग पॉलिटिकल सेटअप की हम बात करेंगे। उस समय किस तरीके से राजा हुआ करते थे या नहीं, या किस तरीके से क्या चला करता था। देयर आर टू theories regarding political setup.
single state encompassing all cities. This is supported by similarity of artifacts, planned settlements, standard weights and measurements etc. सिंगल स्टेट जो और जो सारी सिटीज़ थी इज सपोर्टेड बाय सिमिलरिटी ऑफ आर्टिफैक्ट्स, और सिटीज़ में सिमिलर आर्टिफैक्ट्स पाए गए हैं, प्लांट सेटलमेंट्स पाए गए हैं और स्टैंडर्ड वेट्स पाए गए हैं। ये एक तरह से पॉलिटिकल सेटअप माना गया था। दूसरी थ्योरी की अगर हम बात करें तो अनदर थ्योरी सजेस्ट दैट रेदर देन अ सिंगल रूलर, दूसरी थ्योरी में हमने कहा है सिंगल रूलर नहीं था, पहली में एक ही सिटी से रूल चलता था, एक सिंगल रूलर था। दूसरी में हमने क्या देखा कि कोई सिंगल रूलर नहीं था। वेरियस सेंटर्स ऑफ पावर इंटीग्रेटेड इनटू अ डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर। वेरियस सेंटर्स ऑफ पावर, बहुत सारे पावर के सेंटर्स हैं, वो क्या हो गए हैं, जुड़ गए हैं। ये अलग अलग गांव हैं, आप गांव और शहर मान लीजिए, जो जुड़ गए हैं और अपनी पावर को चला रहे हैं, किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, पर वो डिसेंट्रलाइज्ड हैं। कोई भी सेंट्रल पावर उनके ऊपर नहीं है, आप कह सकते हैं कोई भी पीएम नहीं है, सबके अपने अपने शहर हैं और वो उनको चला रहे हैं। हड़प्पन्स डिड नॉट Harappans did not invest into large buildings and monuments. They may not have maintained large armies to defend themselves. उनके पास कोई बड़े मॉन्यूमेंट्स नहीं थे, हम कह सकते हैं कोई भी बड़ी आर्मी नहीं थी उनके पास जो उनको डिफेंड कर सके। ज़रूरत ही नहीं पड़ती होगी क्योंकि ऐसी कोई वॉर के हमें एविडेंस ही नहीं मिले हैं। इट इज़ कंसिडर्ड दैट सिविलाइजेशन वॉज पीसफुल एंड डिड नॉट कंसिडर वॉरफेयर। सिविलाइजेशन बहुत पीसफुल मानी गई है और कोई भी वॉर नहीं देखा गया है। अब डिक्लाइन कैसे हुई ये सभ्यता, जो इतनी प्रॉस्परस, इतनी ज़्यादा बढ़िया सिविलाइजेशन, जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है इंडिया की, और माना जाता है कि उस समय की सबसे ज़्यादा डेवलप हुई थी, वो कैसे डिक्लाइन कर गई। सबसे फर्स्ट थ्योरी जो मानी गई वो है आर्यन इन्वेजन थ्योरी। Civilization declined around 1800 BC, and by 700 BC most of the cities were abandoned, and earlier theories suggested that a nomadic Indo-European, यहाँ से बात शुरू होती है, nomadic Indo-European tribe called Aryans invaded and conquered IVC। इस थ्योरी को बिल्कुल सिरे से निकाल दिया गया है। क्योंकि हमें ऐसे कोई भी बहुत सारे स्केलेटन से पास में नहीं मिले हैं, कोई भी लड़ाई के साक्ष्य नहीं मिले हैं। देखिए लड़ाई हुई होती तो लोगों का मरना निश्चित था और वहाँ पर स्केलेटन्स मिलते हैं उनकी एक जगह पे, पर हमें ऐसे कोई भी स्केलेटन्स नहीं मिले हैं। क्या नहीं मिले हैं? स्केलेटल सिस्टम नहीं मिला है। दिस थ्योरी हैज़ बीन रिजेक्टेड बाई मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस। अब अगली थ्योरी देखते हैं। द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी इज दैट आईवीसी डिक्लाइंड बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। सबसे पहले जब क्लाइमेट चेंज हुआ था, पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि जब क्लाइमेट चेंज हुआ था आइस एज के बाद, तब ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, ऐसे बहुत सारे जो हमारे अर्ली ह्यूमंस हैं, होमो इरेक्टस के बाद होमो सेपियंस आए, फिर होमो सेपियंस आए, ये सब किसकी देन थे? क्लाइमेट चेंज की देन थे। अब क्लाइमेट चेंज हुआ तो क्या हुआ? ये जो सिविलाइजेशन थी वो ढह गई भाई, सिविलाइजेशन खत्म होने की कगार पर आ गई। शिफ्टिंग ऑफ मॉनसून विंड, ड्रॉट इन सरस्वती रिवर, सूखा पड़ गया भाई, एंड इन जनरल प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉट लेड टू माइग्रेशन टुवर्ड्स ईस्ट एंड साउथ डायरेक्शन। इतना ज़्यादा ड्रॉट हुआ कि भाई ईस्ट डायरेक्शन में माइग्रेशन हो गया और साउथ डायरेक्शन में माइग्रेशन हो गया। ग्रेजुअली सिविलाइजेशन डिक्लाइन। भाई इसी के साथ ये सिविलाइजेशन होती है डिक्लाइन और हमारी लास्ट स्लाइड होती है पूरी। तो भाई आपको कैसी लगी वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है तो आप सपोर्ट कर दीजिए भाई, सपोर्ट कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बता दो भाई वीडियो कैसी लगी, क्योंकि वीडियो में मेहनत बहुत ज़्यादा लग रही है। 10 दिन में मैं अपना एंशिएंट हिस्ट्री का पूरे नोट्स लिख कर तैयार कर लूँगा आपके लिए, पर वीडियो आपको 10 दिन से एक्स्ट्रा में मिलेगी। 10 से 12 दिन भी हो सकते हैं, 14 दिन भी हो सकते हैं, 16 दिन भी हो सकते हैं, 18 दिन भी हो सकते हैं। वो मैं अपनी सहूलियत के हिसाब से छोटी छोटी करके आपको देता रहूँगा वीडियो। क्योंकि इतनी बड़ी वीडियोज़ देना बहुत समय लगता है और बहुत मेहनत भी लगती है, और एक बार में आप लोग पूरी वीडियो नहीं पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत। कल शाम को 5 बजे फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।